नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर वॉटलेस करंट। ठीक है, हमने अभी लास्ट टॉपिक में जब हमने पावर फैक्टर पढ़ा एसी सर्किट का, तो उस केस में हमने क्या देखा कि जो करंट होता है, ठीक है, अगर वो कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता उसकी मेंटेनेंस के लिए सर्किट के अंदर, तो उस करंट को हम क्या कहते हैं, वॉटलेस करंट या आइडियल करंट। ठीक है, हमने एवरेज पावर का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था आरएलसी सर्किट में। ठीक है, तो उस केस में हमने क्या देखा था, P = EV/IV cos phi। ठीक है, ये हमने उसका फॉर्मूला देखा था। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ डोनेट करेंगे इसके थ्रू। ठीक है, अब पर्टिकुलर केस हम क्या लेके चलते हैं कि हमारा जो E है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है I को कितने एंगल से, 5 एंगल से। ठीक है, हम पर्टिकुलरली हम वो सर्किट लेके चल रहे हैं, हमने इसको कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, IV है, EV क्या कर रहा है, इसको लीड कर रहा है, यानी EV क्या है, EMF क्या है, हमारी करंट से आगे है कितने एंगल, 5 एंगल से। हमने क्या किया, इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो फाई के साथ है हमें पता है वो क्या जाएगा, IV cos phi, और जो साइन के साथ जा रहा है वो क्या जाएगा, IV sin phi चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपका IV cos phi जा रहा है ये तो किसके अलोंग चला गया, EV के अलोंग चला गया, और जो IV sin phi है, ठीक है, हमें पता है इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है। तो EV और IV के केस में अब एंगल कितना हो गया, ये क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, दस IV इज द वेक्टर सम ऑफ टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, IV cos phi एंड IV sin phi। अब जो आपका IV है वो क्या है, दो कंपोनेंट्स हो गए आपके, IV cos phi और IV sin phi। अब हमें पता है कि जो फेज एंगल है IV और IV cos phi के बीच में कितना है, ये क्या है, EV, और ये है IV cos phi, ये दोनों सेम जा रहे हैं अलोंग सेम डायरेक्शन, तो दैट मीन्स इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एवरेज पावर कंज्यूम पर साइकिल इन द सर्किट ड्यू टू कंपोनेंट IV cos phi इज, अब इनके बीच में जो एवरेज पावर होगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब हमें पता है एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, EV/IV cos phi होती है। ठीक है, अब और cos phi क्या होता है, EV और IV के बीच में जो एंगल बन रहा है। ठीक है, हम ये केस कंसिडर करके चल रहे हैं, EV और IV cos phi, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है, तो दैट मीन्स phi की जगह क्या लिख देंगे, हम 0 लिख देंगे। ठीक है, और IV की जगह क्या लिख देंगे, IV cos phi लिख देंगे। इन्होंने यही लिखा, EV/IV cos phi cos 0, दैट मीन्स EV/IV cos phi। इसने क्या वैल्यू दे दी आपकी, EV/IV cos phi दे दी। ठीक है, नेक्स्ट इज अगेन एज फेज बिटवीन EV एंड IV sin phi। ठीक है, अब इसके बीच में देखो, ये आपका कितना था, EV, और ये IV sin phi, इसके बीच में कितना है आपका एंगल, π/2 हो गया। ठीक है, तो EV IV sin phi cos कितना लिखेंगे, π/2। इस केस में क्या है, आपकी पावर 0 है। ठीक है, और हमने यही पढ़ा वॉटलेस करंट में कि पावर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आपकी 0 होनी चाहिए। ठीक है, द कॉम्पोनेंट IV sin phi makes no contribution to the consumption of power in the AC circuit. That is why this component IV sin phi is called the ideal component और वॉटलेस component। ठीक है, हमने डेफिनेशन यही पढ़ी थी कि क्या करंट क्या होना चाहिए, यानी कोई भी पावर वो कंज्यूम ना करे, मतलब एज इट इज पास कर जाए उसकी, मतलब कोई भी आपकी जो पावर है वो लॉस ना हो उसके अंदर, वो एज इट इज उसमें पास कर जाए, तो उस केस को हम क्या कहेंगे, हमारा वो क्या होगा, वॉटलेस करंट होगा। और इस केस में हम देख सकते हैं कि हमारी पावर की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 हो रही है। ठीक है, दैट मीन्स जो आपका वॉटलेस कंपोनेंट है वो कितना हो गया, IV sin phi हो गया। ठीक है, एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हैं कि जो सारा कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है इस केस में, IV cos phi, क्योंकि इस केस में ये हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो इसको तो क्या आएंगे, वॉट फुल करंट, क्योंकि ये फुली वैल्यू दे रहा है। बट जो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, नो कंट्रीब्यूशन, दैट इज IV sin phi, तो उस केस को हम क्या कहेंगे, हमारा ये कौन सा है, वॉटलेस करंट है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर वॉटलेस करंट। नेक्स्ट इज रियल रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। हमने पहले भी पढ़ा कि जो हमारे आइडियल इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते कभी भी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जैसे आपकी कोई भी मेटेलिक वायर है, आप उसको एज ए रजिस्टर यूज़ कर रहे हो, तो दैट मीन्स उसकी कुछ इंडक्टेंस भी होएगी, जैसे ही आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डेवलप कराओगे। ठीक है, around the wire carrying current. Two wires in a circuit carrying current may also possesses some little non-zero capacitance. ठीक है, अब आपकी दो वायर्स हैं जिसके अंदर करंट है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर ऐसा नहीं है कि जीरो कैपेसिटेंस होगी, कई बार क्या हो सकता है उसके अंदर नॉन जीरो कैपेसिटेंस भी हो सकती है। ऐसे ही अगर एक इंडक्टर है विच इज़ ए वायर वाउंड इन फॉर्म ऑफ अ कॉइल डज पोजेस सम ओमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इंडक्टर के अंदर भी कुछ ओमिक रेजिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और ऐसे ही इंडक्टर के अंदर भी क्या हो सकती है,
कुछ कैपेसिटेंस हो सकती है जो 2 टर्न्स हैं, ठीक है, इन बिटवीन एनी 2 टर्न्स उनके अंदर क्या हो सकती है हमारी रेजिस्टेंस, उसके अंदर कैपेसिटेंस हो सकती है, और इंडक्टर के अंदर क्या है हम ओहमिक रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, कैपेसिटर लेते हैं बहुत ही हाई रेजिस्टेंस का ऑफ द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, हमारी 2 प्लेट्स हैं, हमें पता है कैपेसिटर तभी होता है ना 2 प्लेट्स के बीच में। अब क्या कर सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस हो सकता है, द वायर लीड्स ऑफ द कैपेसिटर आल्सो पोजेसेस सम इंडक्टेंस। अब जो वायर है उसके अंदर कुछ इंडक्टेंस की वैल्यू भी हो सकती है। तो प्रैक्टिकल केसेस में हमारे पास कभी भी क्या होता है, प्योर इंडक्टर, रजिस्टर या कैपेसिटर एग्जिस्ट नहीं करता, यानी किसी भी कैपेसिटर की रेजिस्टेंस भी हो सकती है और उसकी कैपेसिटेंस भी हो सकती है। ऐसे रजिस्टर है कोई भी तो उसकी कुछ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस हो सकती है। तो दैट मीन्स दिस इज़ अ मिक्सचर, कभी भी आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज देयर आर सम एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ एसी ओवर डीसी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कुछ इसके एडवांटेजेस क्या हैं, यानी एसी ओवर डीसी, यानी एसी ज़्यादा अच्छा क्यों है डीसी से, हम वो देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं हमारे, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, उसमें हम देखेंगे कि जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है आप उसको क्या कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक, किसकी हेल्प से, ट्रांसफार्मर की हेल्प से। ऐसा क्यों करते हैं हम ट्रांसफार्मर की हेल्प से, क्योंकि हमारा जो एनर्जी लॉस होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, किसमें, एसी के केस में। और एसी की जो वोल्टेज है उसको हम इजीली वेरी कर सकते हैं, किसमें, ट्रांसफार्मर्स में, और एसी को हम इजीली डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड है आपका एसी का उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं इजीली, किसकी हेल्प से, चॉक कॉइल की हेल्प से, बिना एनर्जी को लॉस किए, ठीक है। और जो एसी आपका होता है वो क्या होता है, ईजी होता है और चीप होता है डीसी से ज़्यादा, ठीक है, और ज़्यादा एफिशिएंट होता है ये। नेक्स्ट इज ड्रॉबैक्स ऑफ एसी। अब हम क्या कहते हैं, इसके कुछ ड्रॉबैक्स, अगर किसी चीज़ के प्रोज हैं तो कॉन्स भी होंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है, हमारा जो डीसी से ज़्यादा डेंजरस होता है किस पे, हाई वोल्टेजेस पे। हमारा डीसी इतना क्या कहते हैं, हमारा डीसी जो है इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता, बट हमारा एसी ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि इससे हमें शॉक्स भी लग सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट इज़ हमारा इस केस में हमारा जो शॉक होता है एसी के केस में वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, बट डीसी के केस में वो क्या होता है, रिपल्सिव होता है, हमें इतना शॉक नहीं लगता, ठीक है। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट, कि हमें सिर्फ डीसी चाहिए होता है, इन केसेस में हमें एसी नहीं चाहिए होता, जैसे आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, इलेक्ट्रोफाइनिंग हो गया, इलेक्ट्रोटाइपिंग हो गया, ठीक है। इस केस में हमारा सिर्फ एसी यूज़ होता है। नेक्स्ट इज एसी इज ट्रांसमिटेड मोर फ्रॉम सरफेस ऑफ कंडक्टर देन फ्रॉम इनसाइड। अब एसी क्या होता है, हम ट्रांसमिट करते हैं कंडक्टर की सरफेस से ज़्यादा, मतलब अंदर से कम कर पाते हैं हम उसको, ठीक है। देयरफॉर सेवरल फाइन इंसुलेटेड वायर्स आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ एसी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, हमें फाइन वायर्स भी चाहिए होंगी, ठीक है, जिसके लिए हम क्या करें, उसके इजीली कंडक्टर के मतलब बाहर से उसको हम ट्रांसमिट कर सकें। सो दीज आर ऑल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस विच यू हैव टू लर्न।